नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ एक और नया वीडियो राजस्थान करंट अफेयर्स को लेके। आज आपके है 14 अगस्त। तो 14 और 13 अगस्त की आपको यहाँ पे कंबाइंड करंट अफेयर्स मिलने वाली है। साथ साथ हम इंडिया और राजस्थान वर्ल्ड की भी यहाँ पे करंट अफेयर देख लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले वो देख लेते हैं कि जौहर मेला कहाँ भरता है। तो सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया था, चित्तौड़गढ़ में भरता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कि किस दुर्ग में एक लघु दुर्ग यानी कि एक छोटा दुर्ग कटारगढ़ स्थित है। अब कौन से दुर्ग के अंदर है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जवाब आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान में जनगणना वर्ष 2021 की जगह कब करने का निर्णय लिया है। तो इसे अब कब करने का निर्णय लिया है, 2022 के अंदर। और सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं, सभी राज्यों के अंदर, भारत के सभी राज्यों के अंदर ऐसा करने का निर्णय लिया है। किसकी वजह से? सिंपल सी बात है, सभी को पता है, कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो कोविड-19 के कारण स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में सभी राज्यों में जनगणना यहाँ पे देरी से होगी। क्योंकि कोरोना के कारण आपको पता है कि डोर टू डोर जो सर्वे किया जाता है जनगणना का, वो नहीं हो सकेगा। और जो भी अदर वर्क है जनगणना से संबंधित, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमने बात की है जनगणना की, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूँ जनगणना से संबंधित, इसके इतिहास से संबंधित। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद में 800 से लेकर 600 BC तक सबसे पहले जनगणना यहाँ देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उसमें 321 से लेकर 296 यानी कि 296 BC तक इसमें भी जनगणना से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। और यह भारत में जनगणना संबंधित प्रथम लिखित साक्ष्य है, ये आपको याद रखना है। अगर प्रथम लिखित साक्ष्य की बात करें भारत के अंदर, तो वह है अर्थशास्त्र कौटिल्य। आईने अकबरी की बात करें तो जो अकबर के नवरत्न थे, उनमें से एक थे अबुल फजल, उनके द्वारा ये लिखित थी आईने अकबरी। और इसके अंदर भी इसके संबंधित साक्ष्य मिलते हैं जनगणना से संबंधित। ये लिखी गई थी 1595 और 96, 95 और 96। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट ये 3 है लास्ट वाले। प्रथम जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी 1872 के अंदर। और प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय 1881 के अंदर। तो दोनों में डिफरेंस पता कर लेना। ठीक है, और उसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 के अंदर। और 2011 की जो जनगणना है, वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना थी और कुल 15वीं जनगणना थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे बता दिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, कि स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के परिसरों में वृक्षारोपण करने का निर्देश किसने दिया है? तो दोस्तों, ये दिया है कलराज मिश्र ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान राज्य के राज्यपाल और कुलाधिपति है ये कलराज मिश्र। तो जो भी झंडारोहण होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है, उसी के बाद ये यहाँ पे वृक्षारोपण करने का यहाँ पे इन्होंने निर्देश जारी किया है। तो सभी जो राज्य विश्वविद्यालय, उनके कुलपतियों को एक पत्र लिखकर इन्होंने एक ये चीज़ बताई है कि आपको वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को 2 पौधे लगाने हैं। और साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान जो अपनाई जाने वाली सामाजिक दूरी है और अन्य मेडिकल एडवाइजरी है, उनका भी यहाँ पे पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे निर्देश दिया है। और इस कार्य के अंदर सभी शामिल होंगे, जैसे कि कुलपति है, उनके सचिवालय के अधिकारी है और स्थायी प्राध्यापक है, और जितने भी कर्मचारी हैं, सभी को इसमें भाग लेना होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला स्तनपान के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर रहा है? तो वो रहा है दोस्तों झुंझुनू। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में आपको बताया कि भारत में 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था। और इसमें राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है, वो स्तनपान कराने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जो रैंकिंग है, उसके अंदर या उसके अनुसार भारत में तीसरे स्थान पर है 89.1% के साथ। और इसके अंतर्गत झुंझुनू जिला है, उसके सभी जो स्वास्थ्य केंद्र है, उन पर 7 दिवस के अंदर बच्चों को स्तनपान करवाने की जो विधि है, लाभ है, अवधि है, स्वच्छता आदि के बारे में ट्रेनिंग दी गई और माताओं को यहाँ पे जागरूक भी किया गया था। बात दोस्तों हमने यहाँ पे की है झुंझुनू की। तो ये रहा मैप में आपके सामने झुंझुनू। सबसे पहले इसे क्या कहते हैं? ताम्र जिला कहा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया ताम्र जिला। एक होता है ताम्र नगरी,
वो किसे कहते हैं, खेतड़ी को। ठीक है, यहाँ पे लोहारगल एक पवित्र तीर्थ स्थल है, वो भी यहाँ पे स्थित है। रानी सती मेला यहाँ पे है। नरहड़ पीर जी आपने काफ़ी सुना होगा, वो भी यहीं पे स्थित है। नवलगढ़ वो भी यहाँ पे स्थित है। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। शेखावाटी ब्रिगेड का गठन भी यहाँ पे किया गया था। झुंझुनू जिले के मेजर हेनी फोस्टर ने 1835 ईस्वी में एक फौज का गठन किया गया था जिसका नाम रखा गया था शेखावाटी ब्रिगेड। ठीक है, ये शेखावाटी है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर गींदड़, चंप व ढप ये जो परंपरागत लोक नृत्य है वो यहाँ पे होते हैं। एक अकवाली यहाँ पे स्थान है, जो देश में प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी है वो यहीं पे स्थित है। जो देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी है वो अकवाली में स्थित है, और वो कहाँ पे है, झुंझुनू जिले के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में किसने राजस्थान वित्त निगम को सूक्ष्म वित्त संस्थान में बदलने की यहाँ पे मांग की है? तो उनका नाम है किरण माहेश्वरी। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान की पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री है ये किरण माहेश्वरी। बीजेपी से इनका संबंध है, यानी कि बीजेपी पार्टी की है। राजसमंद की जो विधायक है ये रह चुकी है। तो इन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर बताया है कि लघु, मध्यम और वृहद जो उद्योग है उनका जो वित्त पोषण है उसके लिए बैंक मददगार हमेशा के लिए रहते हैं। साथ साथ रिको भी उनको उद्योगों में ऋण देता है, लेकिन जो राजस्थान के छोटे व्यवसाय एवं जो सूक्ष्म उद्योग है उनको जो ऋण देते हैं उसके लिए कोई भी संस्थान नहीं है। यहाँ तक भी जो बैंक है वो भी उनको ऋण देने में थोड़ा बहुत हिचकिचाता है या फिर टाल देता है। तो इसी के लिए इन्होंने ये आग्रह किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। बात करें किरण माहेश्वरी की, तो 15वीं लोकसभा चुनाव के अंदर ये सचिन पायलट से भी हार गई थी, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे दोस्तों बात हमने की है किसकी, राजस्थान वित्त निगम की। ये रहा, जिसे कहते हैं RFC, जिसका फुल फॉर्म बेसिकली होता है राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। इसकी जो स्थापना है वो 217 जनवरी 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो राजस्थान वित्त निगम 1951 के तहत की गई थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में जयपुर यातायात पुलिस के जागरूकता अभियान से जुड़ने वाली अभिनेत्री का नाम क्या है? उनका नाम है रकुल प्रीत सिंह। तो ये आपको पता ही होगा, ये बॉलीवुड और साउथ की एक अभिनेत्री है रकुल प्रीत सिंह। तो इन्होंने हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से जयपुर वासियों से अपील की है कि आप सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। और इन्होंने जब ये वीडियो जारी किया था उससे एक दिन पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी एक वीडियो जारी करके जयपुर वासियों से ऐसी ही एक अपील की थी। तो एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी पूछे इन दोनों से संबंधित तो दोनों ने ही ऐसी एक अपील हाल ही में की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में राजस्थान के लोहारगल क्षेत्र की अरावली की वादियों में लगने वाली 24 कोशीय परिक्रमा हजारों वर्षों में पहली बार रद्द हुई है। यह किस जिले में स्थित है? तो अभी मैंने बता ही दिया था आपको, लोहारगल कहाँ पे स्थित है, झुंझुनू के अंदर। जो हमने अभी झुंझुनू के बारे में पढ़ा था डिटेल में, उसमें मैंने आपको ये बता ही दिया था। तो गोगा नवमी से लेकर अमावस्या तक ये जो अरावली की वादियों में लगती है 24 कोशीय परिक्रमा, ये स्थित है। और ये जो पवित्र तीर्थ स्थल है वहाँ पे ये लगती है। ठीक है, ये पवित्र एक तीर्थ स्थल माना जाता है। अरावली की पहाड़ियों में ये लगता है और अरावली की वादियों में लगता है। तो ये आपको पता करना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट अगस्त के अंदर मेले या त्यौहार यहाँ पे रद्द किए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। एक तो है गोगा जी का मेला जो गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगता है, ये मैंने आपको बताया था। उसके अलावा वीर तेजाजी पशु मेला परबत्सर नागौर में लगता है, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। उसके अलावा बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो रामदेवरा जैसलमेर में लगता है, वो भी रद्द हो चुका है। यानी कि अब टोटल मैंने आपको 4 मेले या 4 त्यौहार बता दिए हैं जो सभी रद्द हो चुके हैं। ठीक है, सभी अगस्त के हैं तो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने कितने पर्यटन स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो शुरू करने का निर्णय लिया है? तो 7 जगहों पर, 7 पर्यटन स्थलों पर यह निर्णय लिया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब वो 7 है कौन से, पिक्चर के साथ आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला है आपका जय निवास उद्यान जयपुर। दूसरा आपको दिख ही रहा होगा किसकी ये प्रतिमा है, प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर। तीसरा, ज़्यादातर आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है तीसरा।
चौथा आपका यहाँ पे है सांवलिया सेठ मंदिर, वो भी चित्तौड़गढ़ में आपका। अगला है आपका दोस्तों कुंभलगढ़। नेक्स्ट है आपका मचकुंड जो कि है धौलपुर में, जिसे तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। और लास्ट है आपका मीराबाई स्मारक मेड़ता। तो इन 7 तीर्थ स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो शुरू करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। तो इसके लिए 45 करोड़ की नई निविदाएं जारी की जाएगी। वैसे तो इसकी केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा काफ़ी पहले हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये काम हुआ नहीं है। अब इसके वापस न्यूज़ निकल के आई है, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के 7 मेडिकल कॉलेज के लिए कितने रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है? तो 819 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि यहाँ पे मंजूर की गई है राजस्थान राज्य के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज के बनाने के लिए। अभी जो 7 मेडिकल कॉलेज बनने वाले बनेंगे कहाँ पे? देखिए नाम आपको बता देता हूँ, सुन लेना। भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, चूरू, सिक्कर, बाड़मेर और डूंगरपुर, इन जिलों के अंदर राजस्थान मेडिकल सोसाइटी के अधीन नए चिकित्सा महाविद्यालय संचालित किए जाएंगे। देखिए इसके लिए जो कुल संभावित राशि है वो लगभग 2441 या 42 आप कह दो इतनी है, ठीक है। और इसमें से केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत राशि कितनी हो चुकी है? 1623 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बची कितने पीछे? 819 करोड़ रुपए। अब उसके प्रस्ताव को यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के तहत मरुस्थलीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी उपलब्ध करवाने की मांग की है? तो 100% हिस्सेदारी यहाँ पे मांग की है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो कि हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, उनको पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर, गौर करिएगा राजस्थान के ओनली मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात यहाँ पे की गई है, उसमें 100% तथा जो अन्य क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र मतलब राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर जितने भी अन्य क्षेत्र हैं उनमें 90 और 10 का यहाँ पे रेशियो यानी कि अनुपात रखने में केंद्रीय हिस्सेदारी उपलब्ध करवाई जाए। ये इन्होंने यहाँ पे इसे मांग की है, आग्रह किया है। पहले ये कितनी थी? पहले ये 50-50 थी, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम में कोई भी योजना दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि इसमें केंद्र और राज्य की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। हालांकि अभी ये 90-10 नहीं हुई है और ना ये 100% हुई है, अभी तक ये 50-50 ही चल रही है। लेकिन कितना आग्रह यहाँ पे अनुरोध किया है? 90 और 10 करने का, 90 केंद्र का और 10 राज्य का इन्होंने यहाँ पे करने का अनुरोध किया है। तो अगर ये बदल जाता है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 12 अगस्त को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो यह दिवस एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार 12 अगस्त 2012 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और निकल के आती है कि भारत का पहला एलिफेंट विलेज यानी कि हाथी गांव कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है, ठीक है। जयपुर का एक गांव है कुंडा गांव, लिख देता हूँ, एक कुंडा गांव है जयपुर का, वहाँ पे ये हाथी गांव स्थित है। और ये विश्व का, या ऐसा कहते हैं मतलब कि भारत का, सॉरी विश्व का नहीं, भारत का एक ऐसा गांव है जो केवल हाथियों के लिए बनाया गया है। और भारत का ये पहला हाथी गांव है और विश्व का ये तीसरा हाथी गांव है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ये कब लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो दोस्तों ये भी आपका यहाँ पे 12 अगस्त को मनाया गया। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। तो दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। और 2020 की अगर थीम की बात करें तो थीम क्या है? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अच्छा, ये तो है इंटरनेशनल यूथ डे। एक आता है नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं दोस्तों 12 जनवरी को। देखिए दोनों ही 12-12 तारीख है, बस वो 12 जनवरी को है और ये 12 अगस्त को है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। दिवस की यहाँ पे बात कर लिए तो अगस्त के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस यहाँ पे मनाए हैं रिवाइज करेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं।
तो 1 अगस्त को हमने यहाँ पे 2 दिवस मना लिए थे। एक तो था आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, एक है राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को मनाया था दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को मनाया गया था विश्व संस्कृत दिवस, और 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह यहाँ पे मनाया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया था। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया था। 9 अगस्त को एक और दिवस था, विश्व आदिवासी दिवस। फिर 10 अगस्त को भी यहाँ पे 2 दिवस थे, एक तो था विश्व जैव ईंधन दिवस, एक था वर्ल्ड लॉयन डे। और अब 12 अगस्त को हमने यहाँ पे 2 दिवस देख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुदर्शन साहू, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है ये मूर्तिकार सुदर्शन साहू। इनको कला में उनके आजीवन योगदान की सराहना के लिए उड़ीसा ललित कला अकादमी के द्वारा धर्मपद पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो अजय त्यागी की यहाँ पे बात करें तो हाल ही में सेबी के पुनः से ये अध्यक्ष बन गए हैं। किसके? सेबी के। दोबारा से लिख देता हूँ, सेबी के पुनः से अध्यक्ष बन गए हैं। कलीपुरी की यहाँ पे बात करें तो 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। अर्नब चौधरी की यहाँ पे बात करें तो टूनज मीडिया अवार्ड इन्होंने हाल ही में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अवर ओनली होम क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों दलाई लामा ने। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नोबेल पीस प्राइज विजेता और तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु है ये दलाई लामा, और इन्होंने हाल ही में क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, और इसे इन्होंने जर्मन के एक पर्यावरण पत्रकार फ्रेंस आल्ट के साथ मिलकर लिखा है। अदर ऑप्शंस की यहाँ पे बात करें, यतीश यादव की बात करते हैं तो इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है रॉ से संबंधित, जिसका नाम है दोस्तों रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन। योगेंद्र यादव की यहाँ पे बात करें तो इन्होंने भी हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नीना राय की यहाँ पे बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक अमेजिंग अयोध्या नाम से एक पुस्तक लिखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस की रैंक क्या रही है? तो यहाँ पे रिलायंस कंपनी की यहाँ पे रैंक रही है 96। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी फॉर्च्यून मैगजीन ने 2020 के लिए टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची जारी की है और उसमें रिलायंस शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है, यानी कि टॉप 100 में ओनली भारत की कंपनी कौन सी है? रिलायंस। पहले स्थान पर कौन है? वॉलमार्ट। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हमने कुछ दिन पहले एक फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर पहले स्थान पर कौन थी? एप्पल थी, और रिलायंस उसमें दूसरे स्थान पर थी। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करवा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में कौन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए हैं? इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप सभी जानते हो, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक पुर्तगाली स्ट्राइकर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको यूवेंटस की तरफ से खेलते हैं। इनका क्लब का नाम यूवेंटस है, आपको ये भी पता है। तो यूवेंटस का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर इनको नामित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि रोनाल्डो ने 2019 और 20 का जो सेशन है उसमें टोटल 37 गोल किए हैं, 37 गोल किए हैं, और इसी के साथ उन्होंने एक ही सत्र में यानी कि एक ही सेशन में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया है। अदर ऑप्शंस की बात करें, स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करते हैं तो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए, और ये इंग्लैंड से है। इयान मॉर्गन की यहाँ पे बात करें तो हाल ही में हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये भी इंग्लैंड से हैं, इंग्लैंड के कप्तान हैं। जॉर्डन हेंडरसन की यहाँ पे बात करें तो इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इनको यहाँ पे चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? वो बन गया है दोस्तों रूस, यानी कि रसिया। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये न्यूज़ तो आप सभी ने सुन ली होगी कि कोविड-19 की जो पहली वैक्सीन है उसको पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश रूस यानी कि रशिया बन गया है। इसे पंजीकृत किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और इसका नाम क्या रखा गया है? इस वैक्सीन का नाम बहुत ही अजीब सा है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी भी कह सकते हैं, स्पुतनिक 5, ठीक है। अब स्पुतनिक से आपको कुछ याद आया?
ज़रूर याद आया होगा, क्योंकि स्पुतनिक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये विश्व की पहली आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट थी। याद आया कुछ? स्पुतनिक 1 नाम था उसका। तो विश्व की पहली आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1, और उसको किसने लॉन्च किया था? उसको भी रशिया ने ही लॉन्च किया था। इसलिए इन्होंने, मतलब ये अभी भी यही चाहती है कि जो विश्व को पहली कोविड-19 वैक्सीन मिले वो भी रशिया की तरफ से मिले, और उसका भी नाम वही हो, स्पुतनिक हो। ठीक है, तो स्पुतनिक 5 इन्होंने उसका नाम रख दिया। अब देखिए स्पुतनिक 1 के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं। उस टाइम उसका नाम रशिया नहीं था। आप में से काफ़ी लोगों को डाउट आ गया होगा, उस टाइम उसका नाम रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था। उस टाइम उसको यूएसएसआर कहा जाता था, सोवियत यूनियन। उन्होंने इसको लॉन्च कब किया था? 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और किसने हाल ही में इसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है ये बन गई है? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद ओल्ड बिलाल। तो मॉरिटानिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, और उनका नया प्रधानमंत्री हाल ही में मोहम्मद ओल्ड बिलाल को बना दिया गया है। अदर ऑप्शंस की यहाँ पे बात करें, माइकल मार्टिन, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। हमीद बकायको की बात करें तो आइवरी कोस्ट के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। मॉरिटानिया की यहाँ पे बात की है, तो ये रहा मैप में आपके सामने मॉरिटानिया। मैप देख लेते हो तो इसलिए इजीली समझ में आ जाता है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों कि जब भी करंट अफेयर्स आप पढ़ने बैठो तो मैप ज़रूर साथ में ले लेना, चाहे राजस्थान का, इंडिया का, वर्ल्ड का, सभी का आपके पास अगर मैप अवेलेबल है, सभी मैप लेके बैठो। चाहे जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसको वहाँ पे लोकेट ज़रूर किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मॉरिटानिया है, देख लीजिए, पास में अल्जीरिया है, मोरक्को है और गुयाना है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे रिलेट करके आप इसे पढ़ सकते हो। इसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है नुआकशोत, और यहाँ की जो करेंसी है वो है मॉरिटानियन ओइगुआ, ठीक है, थोड़ी सी अजीब सी है, देख लेना। ओइगुआ यहाँ की करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि हाल ही में पेरू का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? नाम थोड़ा सा बड़ा है, वाल्टर रोजर मार्तोस रुइज। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करें इनकी, तो ये पूर्व रक्षा मंत्री और रिटायर्ड सेना प्रमुख अध्यक्ष है, ठीक है, सेना प्रमुख है ये वाल्टर रोजर मार्तोस रुइज। तो पेरू की यहाँ पे बात करें तो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू। अदर ऑप्शंस की बात करें तो हिचेम मचीची की, इनकी बात करते हैं तो हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद इरफान अली की बात करें तो गयाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। मार्क एंथनी फिलिप्स की बात करें तो गयाना के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। पेरू की हमने यहाँ पे बात की है, तो ये रहा मैप में आपके सामने पेरू, ठीक है, देख सकते हो। पास में कोलंबिया है, ब्राज़ील है, ये सभी है। यहाँ पे अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, इक्वाडोर है, कोलंबो हो गया। तो इनसे रिलेट करके आप इसे देख सकते हो। यहाँ की जो कैपिटल है वो है लीमा। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है सोल, ठीक है दोस्तों। आज के इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, सभी को यहाँ पे कवर अप किया है। तो उम्मीद करूँगा कि यह वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।